दोस्तों नमस्कार। जब से मैंने ट्रंप सरकार की जो पॉलिसीज का एनालिसिस शुरू किया है, तब से बहुत सारे दोस्तों का ये मैसेज आ रहा है कि मेक इन इंडिया के बारे में बताइए कि क्यों हमारे यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। इसीलिए मैंने पिछले 5 साल का डेटा आपके लिए एनालाइज किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि मेक इन इंडिया क्या वास्तव में सक्सेसफुल है या उसमें सुधार की जरूरत है। मैं उसको फेलियर इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी भी भारत सरकार के पास वो इच्छा शक्ति है कि हम देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन क्या जिस तरह से मेक इन इंडिया का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सही है या उसमें सुधार की जरूरत है? हमें क्या करना चाहिए जिससे देश में, जिस तरह से ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, हम इंडिया फर्स्ट की बात करें और अपने देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, भारत और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर किस तरह से स्थिति हमारे यहाँ पे है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना से करीब 120 बिलियन डॉलर के आसपास बैठता है। इस स्थिति को अगर हमें संभलना होगा तो क्या करना होगा, आज इसी पे पूरा फोकस रहेगा। और जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि मोदी सरकार को ट्रंप मॉडल क्यों अपनाना चाहिए। देखिए, ट्रंप साहब ने एक बात कही कि मुझे ना डब्ल्यूटीओ की चिंता है, ना यूएन की चिंता है, ना चाइना की चिंता है, ना मेरे को इंडिया में कोई इंटरेस्ट है। मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने की जनता ने मुझे चुन के भेजा है और मुझे उनके लिए काम करना है। यही मॉडल मुझे लगता है मोदी साहब को अपनाना चाहिए। आप सबको प्लीज करके 150 करोड़ के आसपास वाले आबादी के देश को ना आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, ना आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर पाएंगे, ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए दुनिया कैसे करती है, हम दुनिया का अगर ध्यान रखेंगे तो शायद अपनी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से बड़े सेक्टर हैं जहां भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और अगर उस पर ध्यान दें तो आगे का रास्ता क्या है। मुश्किल नहीं है, लेकिन सोच बदलनी होगी। बहुत सारे साथी मीडिया में कह रहे हैं कि साहब मेक इन इंडिया फेल हो गया। अगर हम आंकड़े को देखें तो निश्चित रूप से लगता है कि शायद वो रिजल्ट नहीं आए जो आने चाहिए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि रिजल्ट क्यों नहीं आए, हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए आज सेक्टर बाय सेक्टर हम इसका एनालिसिस करेंगे और इसीलिए मैंने कहा कि सेक्टर बाय सेक्टर जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, एक जनरल वेग बात करेंगे, तो रास्ता नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं आपके सामने वो सेक्टर लेके आया हूं इंडिया चाइना ट्रेड के बीच में, जो 120 बिलियन डॉलर जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से, जिसमें वो करीब 100 बिलियन डॉलर को समाहित करते हैं। देखिए, 2020 में हमारा जो चाइना से इंपोर्ट था वो था 66, अब हमारे पास है 120। ऑलमोस्ट 5 साल में हमारा ट्रेड डबल हो गया है। जबकि हमने कहा था कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, चाइना को बाइकआउट करेंगे, हर तरह के हमारे यहाँ पे जुमले चले थे और मीडिया भरा हुआ था, सोशल मीडिया भरा हुआ था ये कह के कि अब हम चाइना को ठिकाने लगा दें। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारा ट्रेड 66 बिलियन डॉलर से बढ़कर हो गया 120 बिलियन डॉलर। इसलिए चाइना निश्चित है। आपने टिकटॉक पे बैन लगाया, उनके बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ट्रेड और बढ़ गया। ये आज स्थिति हमारे सामने है। इवन कोविड टाइम में अगर आप देखें तो 66 से ऑलमोस्ट 98 बिलियन, फिर 118, थोड़ा सा फर्क आया पिछले साल, फिर 120। तो अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ा वो चिंता की बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको हमें देखना पड़ेगा, वो है व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट एंड पार्ट्स देयर ऑफ। अगर आप स्थिति को संभलते हैं तो यहाँ पे जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहाँ पे, जिसमें व्हाइट गुड्स हैं, हर घर में जाता है, एसीज हैं, फ्रिजेस हैं, यू नो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लाइट्स हैं, सीएफएल बल्ब्स हैं, सब कुछ अगर आप देखो तो चाइना से आ रहा है। पहले कितना आता था? पहले आता था करीब 19 बिलियन डॉलर। आज कितना आता है? 42। 5 साल के अंदर डबल से भी ज्यादा हो गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या हिंदुस्तान में हम वॉशिंग मशीन भी नहीं बना सकते, मिक्सी भी नहीं बना सकते, माइक्रोवेव भी नहीं बना सकते, फ्रिज भी नहीं बना सकते?
फ्रिज का मतलब हम असेंबलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। आप पार्ट्स लेके आओ और यहाँ असेंबल करो, कंप्रेसर लाओ, सेंसर्स लाओ और यहाँ के उसको असेंबल करो, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानता, क्योंकि असेंबली लाइन लगाने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काम नहीं मिलता है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, अगर किसी में 100 पार्ट्स लगते हैं तो 100 एमएसएमई उस कंपनी के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। अगर एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी है तो वो 100 कंपनियों के साथ डील करेगी, तो उन सबको काम धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन जब आप कंटेनर के कंटेनर इंपोर्ट करते हो और सिर्फ यहाँ असेंबली लगाते हो और उसको बोलते हो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया, मुझे नहीं लगता ये सक्सेस है। और यही चीज हमें दिख रही है कि डबल से भी ज्यादा हमारा आयात हो गया है। क्या आप इसको सक्सेस बोलेंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे कि हो कैसे सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, बिग मशीन्स जो हैं, वो पहले हम $13 बिलियन का हम आयात करते थे, अब हम 24 का कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल। अब सवाल इस बात का है कि ये जितनी भी बड़ी कंपनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर, बड़े बॉयलर्स, इन सब के कंपोनेंट, ये तो सब बड़ी कंपनियां हैं। एनटीपीसी है, बीएचएल है, बाकी कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की पीएसयूज की बड़ी कंपनियां हैं। ये सब के सब चाइना से आयात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हम क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल आज इस बात का है। क्या ये पीएसयूज मिलके या बड़ी कंपनियां मिलके एक बड़ी बॉयलर फैक्ट्री नहीं लगा सकती? देखिए, आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों, यह है $24 बिलियन का व्यापार। मैं 10% भी अगर मार्जिन बना दूं तो करीब $2.5 बिलियन, मतलब करीब 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है। ये कंपनी लगाने के लिए क्या खर्चा आएगा? 2,000 करोड़, 3,000 करोड़। अगर आपने वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री लगा दी और सारी पीएसयूज को बोला कि आप उसमें शेयर होल्डर बन जाओ, सारी बड़ी कंपनियों को बोला कि आप उसमें शेयर होल्डर बन जाओ, तो क्या हम अपने यहाँ पे ये जो बॉयलर की रिक्वायरमेंट्स हम इसको पैदा नहीं कर सकते? उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? स्पेसिफिकेशन हमें पता है, डिजाइनिंग हमको पता है, दुनिया भर की बेस्ट सीएनसी मशीन, लेथ मशीन, कंप्यूटराइज मशीन हम सब लगा सकते हैं। 1,000-2,000 करोड़ में पूरी फैक्ट्री लग जाएगी। सवाल इस बात का है कि हुआ क्यों नहीं? हम हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर प्रॉफिट चाइना को दे रहे हैं, लेकिन हम अपने 1,000-2,000 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या दोस्तों ये चिंता की बात नहीं? इसीलिए मेरा ये कहना है कि रास्ते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा। अब देखिए, हम और क्या मंगा रहे हैं। हम मंगा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिकल। $8 बिलियन का आता था, अब करीब $11 बिलियन का आ रहा है। जब हम $8 बिलियन से बढ़कर $11 बिलियन पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे खपत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो हमारे यहाँ पे जब केमिकल इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ आप दूसरा सेक्टर और जोड़ लीजिए, साथ में आप देखिए करीब $2.5 बिलियन का हमारे को यहाँ पे प्लास्टिक का क्षेत्र मिलता है। और पहले था 2.5 बिलियन, आज ये बढ़कर हो गया 6.5, ऑलमोस्ट करीब 1.5 गुना से ऊपर। अब सवाल इसका 2-2.5 गुना के आसपास। कहने का मतलब ये है कि लगातार भारत में डिमांड बढ़ रही है। केमिकल्स, प्लास्टिक्स, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या हमारे यहाँ पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो सकता है? हमारे आईआईटीज क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ फैब्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स क्यों नहीं बन सकते? अगर आप उसको भी देख लें तो सवाल क्या है, कुल मिला के अगर यहाँ देखें तो करीब ये $17 बिलियन के आसपास है, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं, केमिकल्स को लेके मिसलेनियस में अगर आप देखें तो $1 बिलियन का और है। इसीलिए अगर इस पूरे सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ केमिकल मार्केट है जो हम आयात कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास 4-5 अच्छी फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, जिसमें जितने बायर हैं उन सबको शेयर होल्डिंग दे दो? कि आप लगाइए अपनी फैक्ट्री, चलाइए अपने हिसाब से, जो पॉल्यूशन कंट्रोल के कानून है, जो दिक्कत कर रहे हैं, मोदी सरकार उनको देखे कि उनको दिक्कत ना हो। आप वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पे फैक्ट्री लगाइए, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं मोदी सरकार और कंसर्न राज्य सरकार उन समस्याओं को हटाए। $20 बिलियन के अगर हम मान लीजिए कुछ भी ना करें तो ऐसी 5-7 फैक्ट्रियां लगा दें, तो हर एक कंपनी का अगर 1-1, $2-2 बिलियन भी टर्नओवर हो जाए तो आप आसानी से 10 फैक्ट्रियां ऐसी लगा सकते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? क्या रास्ता नहीं है?
कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। अब आगे की एक चीज और इंटरेस्टिंग है जिसको हमें देखना होगा। हम यहाँ बात करते हैं, हमारे पास टाटा स्टील है, जिंदल है, सब कुछ है। हम पहले $0.8 बिलियन का स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंपोर्ट करते थे। आज हम $2.2 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टील की यहाँ तक बात नहीं है, आपको आगे भी सोचना होगा। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील कि हम जो लोहे की चीजें हैं पहले $1.5 बिलियन की करते थे, आज हम 2.25। तो करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर का मेटल, अगर आप इसमें वापस एल्यूमिनियम भी जोड़ दें तो पहले जहां हम $0.5 बिलियन करते थे, आज $1.6 बिलियन। तो ये भी करीब $5 बिलियन का हम स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे क्या प्रोडक्ट है जो इंडिया में नहीं बन सकते? क्या टाटा, जिंदल, ये बड़ी कंपनियां मिलके अपने यहाँ सब्सिडरीज या एमएसएमईज को ग्रूम नहीं कर सकती? क्या उनको प्रमोट नहीं कर सकती कि वो अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोडक्ट बनाए, उनकी गाइडेंस में बनाए? उनके पास इंजीनियर्स हैं। उनको अगर R&D बैकअप चाहिए तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील इन हाउस R&D करके इन छोटी कंपनियों की हैंड होल्डिंग नहीं कर सकता? क्या ये इतना मुश्किल है? सवाल इस बात का है कि हम करना क्यों नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लीडरशिप की जरूरत है। मुझे लगता है मोदी साहब को, कॉमर्स मिनिस्टर को, इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के ये चार्ट दिखाने चाहिए कि देखिए भाई लोगों, ये हो रहा है। क्या हम मिलकर इसका रास्ता नहीं निकाल सकते? आप एक एक्शन प्लान बना के लाइए, फिर ये मत बोलिए 6 महीने। ट्रंप मुश्किल से 30 दिन का टाइम देते हैं एक्शन प्लान बनाने का, तो भारत में नहीं बन सकता 30 दिन में? हम तो कहते हैं ना मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहां पे 30 दिन में एक्शन प्लान बन सकता है, तो यहां क्यों नहीं बन सकता? एक और सेक्टर जिसके बारे में वास्तव में चिंता की जरूरत है, और वो है ऑप्टिकल फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। हमारे यहाँ कोई कैमरा नहीं बनता है, और करीब $3 बिलियन का हर साल हम कैमरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। जब हमारे यहाँ इसरो लेंस बना सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डीआरडीओ का काम हो सकता है, वहां पे भी लेंस और ऑप्टिकल सेंसर्स की जरूरत होती है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी हम प्राइवेट सेक्टर को दे के इंडिया में कैमरा इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर सकते? क्योंकि आजकल कैमरा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज तो हर जगह है। एनालिटिक्स में है, मेडिकल में है, एग्रीकल्चर में है, ड्रोन्स में है, मोबाइल में है, हर जगह है। तो क्या हम हिंदुस्तान में 2-3 बढ़िया लेंस कंपनीज नहीं बना सकते? चाइना ने भी तो बनाई है ना, वो तो कोई जर्मन कंपनियों पे भरोसा नहीं कर रहे, वो स्विट्जरलैंड की कंपनियों पे बैठ के लेंस के लिए भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने वहां टेक्नोलॉजी बनाई। क्या हमारे यहाँ आईआईटीज और इंडस्ट्री मिलके लेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती? इसरो कंट्रीब्यूट कर सकता है, डीआरडीओ कर सकता है। क्या एक जॉइंट एक्शन प्लान नहीं बन सकता टू मेक गुड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास लेंसेज इन इंडिया? आज सवाल इस बात का है। आगे हम चलते हैं। एक छोटी सी चीज, अक्सर हम बात करते हैं फर्नीचर, बेड, बेसिक हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, लेकिन अगर आप देखें तो हम पहले $1.5 बिलियन का आयात करते थे, अब बढ़ के 2 हो गए। मतलब हमारे यहाँ फर्नीचर भी नहीं बना पा रहे। ऐसी क्या चीज आ रही है चाइना से? कुल मिला के वो एमडीएफ यूज कर रहे हैं, रबर वुड यूज कर रहे हैं। क्या यहाँ नहीं बन सकता? क्या हमारे यहाँ पॉल्यूशन कानून या फॉरेस्ट्री के कानून ऐसे हैं कि हर साल हमें $2 बिलियन का आयात होने पे मजबूर होना पड़े? ट्रंप ने यही कहा है ना कि अगर आप $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं जो एनवायरमेंटल कानून बीच में आते हैं मैं सब रिव्यू कर दूंगा। ट्रंप का ये कमिटमेंट है, आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा। क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? अगर कंप्लायंस के इशू हैं तो क्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऐसी गाइडलाइन नहीं बना सकती कि ये आपको करना पड़ेगा, और हैंड होल्डिंग करें, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्यूरोक्रेसी और इंस्पेक्टर्स और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर्स के, ट्री इंस्पेक्टर्स के चक्कर काटने पड़े और वहां रिश्वत दी जाए, हेरेसमेंट हो, डिले हो। एक छोटा सा अप्रूवल लेने के लिए 6 महीने, साल भर लग जाता है, क्योंकि पेड़ काटेंगे कौन गिनेगा? सवाल इस बात का है। तो क्या इसका रास्ता नहीं निकल सकता? इतना मुश्किल है मोदी सरकार के लिए कि ये छोटे छोटे जो इरिटेंट्स इनको हटाया ना जाए? सवाल इस बात का है। इसीलिए जब लोग बोलते हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, तो दुख इस बात का होता है कि सब कुछ होते हुए भी हम कम कर क्यों नहीं पा रहे। फर्टिलाइजर की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि काफी हद तक हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं। व्हीकल्स अदर देन रेलवेज, $1.3 बिलियन के एक्सेसरीज आते थे, आज बढ़कर 2.2 हो गया। मतलब हम व्हीकल्स के लिए भी स्पेयर पार्ट्स नहीं बना पा रहे। क्या मुश्किल है?
क्या सीएनसी मशीन्स नहीं है, लेथ मशीन्स नहीं है? अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है। हाँ, अगर इंडियन इंडस्ट्री को लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए, तो भारत सरकार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एक स्कीम बनाए और इन कंपनियों को किस तरह से, ताकि वो पैसे का मिसयूज नहीं हो, हर चीज का पॉसिबिलिटी है। आप हिंदुस्तान में ही सीएनसी मशीन और लेथ मशीन बनाने की फैक्ट्रीज लगवा दीजिए। वो टेक्नोलॉजी क्यों इंपोर्ट करनी है? क्या बहुत मुश्किल है? सब कुछ पॉसिबल है। जब आप मिसाइल्स बना सकते हो, टैंक बना सकते हो, एरोप्लेन बना सकते हो, क्या सीएनसी मशीन नहीं बन सकती? जब आप रॉकेट्स बना सकते हो, सैटेलाइट्स बना सकते हो, क्या लेथ मशीन नहीं बन सकती? सवाल इस बात का कहीं ना कहीं देर आर मिसिंग लिंक्स। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड वे में उस पर काम नहीं किया गया है। अगर मैं और देखूं आगे, यही बात आती है फिर ग्लासवेयर्स की। हम बात कर रहे हैं ग्लास एंड ग्लासवेयर्स, कहाँ पे 0.7 बिलियन था, आज वो बढ़ के $2 बिलियन का आयात हो गया। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमें सोचना होगा कि क्या ये छोटे छोटे काम हम नहीं कर सकते। हमने अभी ऑर्गेनिक केमिकल की बात की है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिकल भी करीब हम $1.1 बिलियन का आयात कर रहे हैं, और इसी तरह से $1 बिलियन का मिसलेनियस आइटम। साथ ही साथ जो टैनिंग और डाइंग एक्सट्रैक्ट हैं, वो भी $1 बिलियन। हमने यहाँ डाइंग इंडस्ट्री और पिगमेंट इंडस्ट्री को बंद कर दिया बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। क्या पॉल्यूशन ट्रीटमेंट में हम खर्चा करके ये $1 बिलियन सालाना हम बचा नहीं सकते थे? क्योंकि अगर उसमें 10-20% भी अगर प्रॉफिट है, तो करीब 400-500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हमारी कंपनियों को होता, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ना हम रोजगार दे पा रहे हैं, बल्कि हमारा प्रॉफिट बाहर जा रहा है और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे। क्या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन प्लान नहीं बन सकते? सवाल आज इस बात का है। और हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। देखिए निटेड फाइबर भी $1 बिलियन से कम था, आज $1 बिलियन से ऊपर हो गया 5 साल में। कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में जो इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, और हम कहते हैं मेक इन इंडिया इज अ ग्रेट सक्सेस। तो सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को जो ट्रंप का पॉलिसी रिफॉर्म मॉडल है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? कौन रोक रहा है मोदी साहब को इस तरह के रेडिकल स्टेप लेने के लिए? सिर्फ उनको एक पॉलिटिकल विल दिखानी है, जनता और देश उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा, महंगाई कंट्रोल होगी, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सारे फायदे ही फायदे हैं। लेकिन कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेक इन इंडिया को मैं फेलियर नहीं मानता, लेकिन रीलुक की जरूरत है। क्या मोदी साहब ये कर पाएंगे? सवाल ये है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी साहब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है करना चाहिए, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। पॉसिबल है, हम लोगों की जरूरत है, हम साथ देने को तैयार। हमारा 25 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, हम आपको जहां पे भी हेल्प होगी करने को तैयार है। बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो। तो निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे देश हित में हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।